जस्टिस यशवंत वर्मा, ये नाम आजकल सुर्खियों में है। पहले वकील थे, फिर वकील से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बनाए गए। 2021 में इनका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया और अब ये सुर्खियों में है क्योंकि इनके घर से एक कैश लोक बरामद हुआ है। शुरुआत में इसकी जो खबर आई वो 15 करोड़ कैश के होने की खबर आई, फिर ये रकम घटकर 10 करोड़ रह गए। फिर ये कहा गया कि कोई कैश मिला ही नहीं, वो महज एक अफवाह थी। सुप्रीम कोर्ट उनका ट्रांसफर कर देता है। फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें कहा जाता है कि 3 जजों की पीठ को उनकी जांच के लिए बैठाया गया है, नियुक्त किया गया और एक वीडियो भी रिलीज किया जाता है। पहले देखिए, सोचिए, पहले जिस फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी कि कैश मिला है, वो उसने भी इनकार कर दिया था कि कोई कैश नहीं मिला। उसके बाद अचानक फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वीडियो रिलीज की जाती है जिसमें ये सारा जो कैश कांड है वो खुल जाता है। क्या कुछ पूरी कहानी है, कैसे कैसे इन लोगों जस्टिस वर्मा ने अब तक फैसले दिए, उन्हीं सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ उसी हाई कोर्ट के एडवोकेट मौजूद हैं, योगेश अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी अभिषेक जी, बताइए। सर, पहले तो ये बताइए, कभी इनकी कोर्ट में जाने का मौका मिला आपको? कई बार अपीयर हुए हैं अभिषेक जी इनकी कोर्ट में। और देखिए, जो सारा चल रहा है मामला, क्योंकि ये इंसिडेंट जो है वो 14 मार्च का इंसिडेंट है। हाँ, लेकिन नहीं जिसकी सर, खबर जो है, सर मैं उस पर आऊंगा। लेकिन जब आप इनकी कोर्ट में गए तब आपको कैसा लगा? नहीं, नोट एज सच ऐसा, क्योंकि हम तो जनरली सभी कोर्ट्स के अंदर अपीयर होते हैं, लेकिन कभी देखो, इस निगाह से कभी भी किसी को नहीं देखा जाता। अब ये जो पूरा मामला आ रहा है सामने, अब ये सस्पिशियस तो क्रिएट कर ही रहा है, क्योंकि एक आम जनमानस की नजर में जुडिशरी जो है वो इस तरीके से सामने आती है, सबसे बड़ी चीज है मिलेगी जी। अगर कोई और भी अगर कोई ऐसी चीज आ रही है, सामने आ रही है, अब इसको तो देखो फ्यूचर में पता लगेगा इसका रियल कारण क्या है। ठीक है सर, मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाता हूं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा। एक 97 करोड़ के घोटाले में ये फंस चुके हैं। पहले एक शुगर मिल में 20 करोड़ के घोटाले में इनका नाम आया था, सीबीआई इसकी जांच कर रही थी। अब काफी पुराना मामला है, लेकिन तभी ये हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं और जब जज बन गए तो फिर माननीय हो गए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं केस का। सीबीआई को भी शायद पता नहीं वो जांच छोड़नी पड़ी नहीं छोड़नी पड़ी। कांग्रेस पार्टी का भी एक मसला आया था इनकम टैक्स का रिलेटेड, ईडी और सीबीआई दोनों ही मिलकर उसकी जांच कर रही थी। उस मामले में भी इन्होंने फैसला सुनाया था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 520 करोड़ रुपए का जो उनका रीअसेसमेंट है उसे इस पूरे मामले में ना जोड़ा जाए। और जस्टिस साहब ने कह दिया कि ठीक है। सत्येंद्र जैन का जो मामला था, आम आदमी पार्टी के नेता, उनका मामला खारिज करने के लिए भी इन्हीं ने आदेश दिए थे। जो झारखंड के फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी शिबू सोरेन का एक मामला था, उसमें भी इन जज साहब ने ही जो है कुछ फैसला दिया था। और गोरखपुर में जो अस्पताल में आग लगी थी, अगर आपको याद हो, काफिल खान डॉक्टर थे जिन्हें सरकार ने जेल भी भिजवाया था, उन्हें भी इन्हीं जज साहब ने जमानत दी थी। तो इनका जो करियर है वो विवादों से भरा रहा है। अब योगेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, दिल्ली में आप बैठते हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इतनी सारी चीजें निकलकर सामने आई। मैं दोषी नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार से इन्होंने पैसा कमाया है, इन्हें जवाब देना है कि इन्होंने पैसा कैसे कमाया, इनके घर में कैसे पहुंचा, हालांकि ये साजिश बता रहे हैं। अब आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू में इस पर जानना चाहता हूं। देखो, पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज जो इसके अंदर सामने आ रही है, क्योंकि मामला 14 तारीख का है और उसको 20 तारीख तक दबा के रखा गया। अब 20 तारीख को अगर कोई न्यूज़पेपर इस तरह की घटनाक्रम को सामने लेके आता है, तो पहली चीज, ये 6 दिन ये मामले को इस तरीके से रोका गया। और अगर ये मामला गलत है तो जिस भी न्यूज़पेपर ने इस तरह के इंसिडेंट को छापा है, सबसे पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गलत मामलों को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो है। अब आनंद फानन में अब 21 तारीख को एक वीडियो भी रिलीज हो जाता है जहां पे 500 के नोट दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसी गड्डियां नजर आ रही हैं जो जली हुई हैं। पहले जो फायर ब्रिगेड के चीफ थे वो कहते थे कि इस तरह कोई कैश बरामद नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी कहीं कैश के बारे में जिक्र नहीं करा है। और अब वो बोल रहे हैं कि मैंने कभी बोला ही नहीं है कि कैश रिकवर नहीं हुआ है। तो देखिए, सस्पिशियस तो क्रिएट हो गया और अब 3 जजेस की पीठ भी बना दी गई है इसकी इंक्वायरी करने के लिए। अब आपने बहुत सारे मामले इनके गिनवा दिए, देखो आपने बहुत अच्छी रिसर्च करी है, लेकिन सभी मामलों में ये कहना कि सभी मामले इन्फ्लुएंस थे, ये गलत होगा। लेकिन अगर किसी भी जुडिशरी तो बस सर वो मामले बताए हैं जिनमें ये चर्चाओं में रहे, इनके जो फैसले चर्चाओं में रहे। देखिए, अब कोई भी जस्टिस होते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर सभी जज कोई ना कोई फैसला सुना रहे हैं और सभी चर्चाओं में रहते हैं। अब क्योंकि अब इनके ऊपर सबकी निगाहें हैं, तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और इस देश में ऐसे भी हैं कि स्तन दबाना, नाड़ा अगर तोड़ते हैं किसी बच्ची का, किसी नाबालिग का, वो रेप की श्रेणी में नहीं आता।
कंटेम्प्ट ऑफ देखिए कोर्ट हो वो जाता है अगर सर, हम लेकिन बस क्या करें, नहीं बोल सकते। नहीं, देखिए अगर उस जजमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, मीडिया में दोनों चीजों को इकट्ठा दिखाया जा रहा है। वहां पर रेप की डेफिनेशन के बारे में बात की गई है, वहां पर पुलिस को डायरेक्शन दी गई है कि ये रेप नहीं है, ये अटेम्प्ट टू रेप है। अब देखिए उस चीज को मीडिया में पूरे तरीके से घुमा फिरा के चलाया जा रहा है, ठीक है, नहीं क्योंकि सर अब माफ हमारे करिएगा, देश के सर अंदर माफ करिएगा, और मैं जनता से भी जो मुझे देख रहे हैं उनसे भी मैं माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए। अगर कोई रेप करने की कोशिश करेगा तो पहले तो वो कपड़े ही खोलेगा ना, कपड़े उतारेगा ना सर। बिल्कुल उस बीच बिल्कुल में वो बिल्कुल नहीं कर आपकी पाता बिल्कुल है, चिल्लम चिल्ली हो जाती है, कोई आ जाता है, वो चीज नहीं हो पाती, तो अटेम्प्ट टू रेप हो गया। दी अटेम्प्ट टू रेप वो बनता है उसके अंदर। लेकिन इस तरह की टिप्पणी हमारे देश के अंदर अगर जुडिशरी के से आती है तो थोड़ा सा देखो एक आम जनमानस का ना विश्वास उठता है, क्योंकि लास्ट में आदमी जब हताश हो जाता है तो लास्ट में उसको लगता है कि हमारे देश में एक न्यायपालिका है जहां से उसको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर न्यायपालिका के ऊपर ही क्वेश्चन उठ जाएगा, अगर वो ही क्वेश्चन के घेरे में आ जाएगी और वहां पर इस तरह की चीजें सामने आएंगी, तो ये देखिए आने वाले टाइम में तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा, उनका तो न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाएगा, तो कहाँ जाएगा एक आम जनमानस। अगर उसको न्याय चाहिए, अगर उसके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, उसको लगेगा ये तो सारी चीजें पैसों से चलती हैं। अब क्योंकि बहुत सारे पुराने जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस हैं वो ऑलरेडी ये बात बोल चुके हैं कि हमारी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने इस तरह के कमेंट करे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसको देखो पूरे तरीके से नकारा तो नहीं जा सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार तो है। अब इस मामले के अंदर क्या ये रियलिटी है या इनको फंसाया गया है, क्योंकि देखो ये पैसा जो रिकवर हो रहा है वो एक स्टोर रूम से हो रहा है। क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे भी खड़ा होता है कि एक जस्टिस अपने घर के स्टोर रूम के अंदर, अगर चलो ठीक है मान लिया जाए, एक बार अज्यूम कर लिया जाए कि ऐसा कोई मामला था, तो वो स्टोर रूम में पैसा क्यों रखेंगे, और वो भी स्टोर रूम जो पब एक्सेस में है जहां पर उनके सर्वेंट एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो ये देखो क्वेश्चन मार्क तो खड़ा कर ही रहा है। अभी कुछ हाई कोर्ट के अंदर ऐसी भी बातें चल रही हैं, अभी मैं पीछे इलेक्शन में हाई कोर्ट में गया था तो वहां पर ये बातें चल रही हैं कि किसी बड़े नेता या बोल लो किसी बड़े हमारे जो जुडिशरी सिस्टम के अंदर किसी का बेटा है, उसको रिकमेंड करने के लिए कॉलेजियम के अंदर नाम भेजना था जहां पर ये डिस्प्यूट अराइज हो रहा है पूरा। अब ये पूरा मामला क्या है ये तो देखो इंक्वायरी के बाद नजर आएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, इनके घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, अंदर आने जाने के वहां पर गार्ड भी बैठे होंगे। अब ये कह देना कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये भी बड़ा डिफिकल्ट मामला है, क्योंकि अगर गार्ड बैठे हैं और घर के अंदर का ही वो एक स्टोर रूम है, वहां पर ये पैसा पहुंचा कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो अब देखिए कॉन्स्पिरेसी है या रियलिटी है, ये तो अब आने वाले टाइम में इंक्वायरी से पता लगेगा। और मुझे लगता है इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये एक आम जनमानस की सोच से, उसकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एक आस्था है कि न्यायपालिका में उसको न्याय मिलेगा। और अगर इस मामले को दबा दिया जाता है या इसको आनन फानन में, जैसे बोला गया कि इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पर इनको बैक टू होम कर दिया गया, अब वहां की सर वहां के लोगों ने बोल दिया कि हम डस्टबिन थोड़ा ही हैं, हम डस्टबिन क्यों लेंगे। देखिए तो ये सारी चीजें क्या करती है, एक आम आदमी का विश्वास उठा देती है न्यायपालिका पे से। तो मुझे लगता है इस मामले के अंदर जो भी रियलिटी है वो जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी करके, अब चाहे इसके अंदर ईडी को लगाना पड़े, चाहे सीबीआई को लगाना पड़े, जो भी इन्होंने 3 लोगों की गठन करी है, जो भी जस्टिस की कमेटी गठन करी है, उनकी इंक्वायरी हो प्रॉपर, इसका पता लगे ये सोर्स कहां से है, क्योंकि क्वेश्चन तो क्रिएट होते हैं। अब मैंने जो बात बोली है कि अगर कोई पैसा ले भी रहा है तो वो अपने स्टोर रूम में तो पैसा रखेगा नहीं, और स्टोर रूम में पैसा आना और छुट्टी वाले दिन ही आग लगना, जब और ऐसा एरिया में आग लगना जहां पर पब्लिक का एक्सेस है, तो क्वेश्चन तो क्रिएट हो रहे हैं। और जब रिपोर्ट बन रही है तो रिपोर्ट्स के अंदर उसकी कोई रिकवरी नहीं दिखाई जा रही है, उनको बचाने की कोशिश की गई है या इसको लिपापोती करने की कोशिश की गई है। अब लिपापोती के बाद जब 6 दिन बाद ये चीज खुल जाती है तो अब इसके ऊपर इंक्वायरी भी होगी, 3 लोगों की कमेटी भी गठित हो गई है। देखिए अब आने वाले टाइम में पता लगे इंक्वायरी के अंदर क्या निकल के आता है, लेकिन मुझे अभी साफ तौर पर ये कहना कि ये भ्रष्टाचार का मामला है या सीधे इसके अंदर लिपते हैं, अभी बहुत जल्दी है, इस बात को बोलना बहुत जल्दी होगा। और इनके पुराने मैटर्स को इसके साथ जोड़ देना, मैं इसके साथ अभी सहमत नहीं हूं। हाँ, लेकिन अगर कहीं ना कहीं इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर ये चीज निकल के आती है कि इनके ये जो कैश रिकवर हुआ है ये इनसे ही रिलेटेड है, तो फिर पुराने मामलों के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। जितने भी इन्होंने ऐसे सर देखिए क्वेश्चन मार्क तो मैं नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, ये पैसा भ्रष्टाचार से कमाया। वो 3 जजों की जो कमेटी बनाई गई है वो इस चीज को डिसाइड करेगी कि क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आपने जिस जांच की बात की,
अगर ये पैसा वाकई में भ्रष्टाचार करके कमाया गया है तो क्या वो जांच कमेटी उस रिपोर्ट को सही देगी कि हाँ भ्रष्टाचार किया है? क्योंकि फिर तो सारा पूरा जो न्यायपालिका है वो सवालों के घेरे में खड़ा हो जाएगा, उस पर लोग पहले भी एक नजर मामला ऐसा जी, पहले भी एक मामला ऐसा आया था जहां पर हमारे जस्टिस समित मुखर्जी थे, आई थिंक समित मुखर्जी, जिनके अगेंस्ट इस तरीके से करप्शन का मामला सामने आया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली उनके ऊपर इंक्वायरी गठित करी थी। और जब वो इंक्वायरी चल रही थी, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और सुनने में ये भी आया था कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपने पास, जो हमारे सीजीआई थे उस टाइम, उन्होंने अपने पास बुलाया था, आई थिंक खरे साहब थे वहां पर उस टाइम सीबीआई, उन्होंने अपने पास बुलाया था और ये बोला था कि इस्तीफा दे दो, नहीं तो कल मैं आपके पास वहां पर सीबीआई भेजूंगा, वो आपको अरेस्ट कर लेगी। तो इस तरीके से हार्ड स्टेप तो लेने पड़ेंगे। और बाद में वहां पर समित में जो जस्टिस समित मुखर्जी थे, उनको अरेस्ट भी किया गया था और उस मामले के अंदर पूरी ये चीजें चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह का मामला पहली बार इंडिया के अंदर आया है, पहले भी इस तरह के मामले इंडिया में हो चुके हैं। और लेकिन बात यह है कि इस वाले मामले में, क्योंकि मामला 14 तारीख का है, 20 तारीख को न्यूज सामने आती है, 6 दिन तक इसको आनंद फानन में इधर उधर करने की सवाल तो बहुत है सर, सवाल तो बहुत है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको जानना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप भी उसे जानते होंगे। अगर अदालत में किसी का केस चल रहा है तो पैसे देकर लोग तारीख बढ़वाते हैं, तारीख लगवाते हैं, मानते हैं इस बात को आप? नहीं, क्या इस देश के जजों को, इस देश के कानून बनाने वालों को ये चीजें नहीं पता हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए आप, अगर ये खेल नहीं चलता हो कोर्ट में। हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने खुद बोला, अपने बहुत सारे ऐसे वक्तव्य दिए जहां पर वो बोलते हैं कि हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा हद तक भ्रष्टाचार फैल चुका है और यहाँ पर न्याय जो है वो पूरे तरीके से सही आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है, पैसों से न्याय को खरीदा जा रहा है। ये बात तो बहुत टाइम से डिबेट में चल रही है। अब जो बात यहाँ पर आ रही है, देखिए, क्योंकि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मामला 14 तारीख का है, 15 तारीख को अगर प्रेस रिलीज आती है और ये बोला जाता है कि इस तरीके से एक मामला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया है और इमीडिएटली इनको अपने कार्य से हटा दिया गया है, तो ऐसा लगता है कि हटा दिया गया है, या फिर जज साहब कह देते कि ये साजिश है, मेरा कोई मतलब नहीं है इससे, कैसे वो 14 तारीख को 15 तारीख को बता देते? 15 तारीख को ये चीज सामने आनी चाहिए थी। 20 तारीख तक इस चीज को छुपाने की कोशिश की गई और इनको बैक टू होम करने की कोशिश की गई, चलो आप वापस चले जाओ। तो यहाँ पर क्या इनको रिवॉर्ड दिया जा रहा था या क्या था, पता नहीं। देखो, बड़ा क्वेश्चन वाली बात है। अब इन सारे सवालों के जवाब आने वाले टाइम में जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तब पता लगेगा और तब इस चीज को कह पाना संभव होगा कि क्या सच में हमारी जुडिशरी के अंदर भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि उनके सरकारी आवास पे भी पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखिए, ये कोई उनका घर का अपना पर्सनल घर नहीं है, ये सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, जो सरकारी आवास इनको मिला हुआ है वहीं पर इनका रहने का है। और ये बता रहे हैं कि ये उस दिन तो अपने, क्योंकि होली का त्यौहार चल रहा था, उस दिन होली का दिन था जब ये अपने नेटिव प्लेस पे गए हुए थे, उस दिन ये इंसिडेंट होता है। और इनके वहां ना होने के कारण, जो भी कारण रहा, वहां पर फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फायर हुआ क्यों, क्या ये कोई साजिश थी? वहां पर पैसा मिलना, फायर होना, जिस दिन वहां पर वो अवेलेबल नहीं है उस दिन फायर होना, और अगर ये साजिश है तो वहां के कैमरों की सीसीटीवी फुटेज भी प्रिक्योर करी गई होगी। वहां पर गार्ड हैं, पैसा एकदम से किसी सरकारी बंगले में जहां पर इतनी फुल सिक्योरिटी होती है, अगर आपको भी वहां जाना हो तो इतना आसान नहीं है जाना, किसी आम आदमी का उस घर के अंदर घुस पाना भी आसान नहीं है। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन क्रिएट करती हैं। अब आने वाले टाइम में जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तो पता लगेगा कि रियलिटी क्या है। और देखिए, अब रियलिटी जो भी आती है तो क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी के लिए एक बड़ा ही पचा पाना इसके लिए बड़ा मुश्किल है कि हमारे देश के माननीय, मतलब जो इतने ऊंचे पदों पे बैठे हुए जस्टिस हैं, अगर उनके अगेंस्ट भी इस तरह की चीजें मिलती हैं तो उसको न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये तो कहीं ना कहीं हो जाता है कि पैसों से न्याय खरीदा जा रहा है। एक बार शायद जो अगर मैं सही हूं तो मुझे माफ करिएगा, मैं साल मुझे याद नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये जो कोलेजियम सिस्टम जजों को लेकर चलता है इसको रिव्यू करने की शायद कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मिलकर वो चीज़ भी नहीं मानी थी। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कह दिया तो वो कह दिया, और एक जज का इस्तीफा, एक जज को हटाना इतना आसान भी नहीं है। अगर ये जज साहब इस्तीफा खुद से देते हैं तो ठीक है, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तब
सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं वो सरकार से मांग करेंगे, सरकार से मांग करने के बाद सरकार दोनों सदनों में महाअभियोग लाएगी, वहां वो चीज पास होगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगी, वहां सिग्नेचर होगा और सिग्नेचर होने के बाद उस जज को हटाया जाता है। तो जज के ऊपर इस देश में वाकई में कोई नहीं है। इस पर शायद सर कुछ लगाम लगाने की जरूरत है, या किसी को तो ये जो जवाब दें, कोई तो जवाब ले इनसे। ये जो इनको हटाने की जो प्रक्रिया इतनी जटिल है, अगर इसको आज ये शुरू करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा समय लग जाएगा। हाँ, और हमारे देश नहीं सर, मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं जाता हूं कि जिस तरीके से आम जनमानस में चर्चा होती है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों की, इन फैसलों को रिव्यू करने के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज चाहे इतने बड़े हमारे न्यायपालिका में इतने बड़े माननीय पदों पे बैठे हैं, अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इनकी जवाबदेही नहीं होगी, तो कैसे किसी आम आदमी का इनके ऊपर विश्वास बनेगा? बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिस्टम जरूर बनना चाहिए जहां पर इन जजेस का होगी अकाउंटेबिलिटी हो, इनको भी बताना पड़े इन्होंने क्या क्या काम किया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको, और इनको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। जनवरी 1969 में इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया, मध्य प्रदेश के रीवा की यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया, फिर अगस्त 1992 में वकालत शुरू की। अक्टूबर 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज बने, फिर फरवरी 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी जज बनाए गए और 2021 में ट्रांसफर होकर ये दिल्ली आ गए थे। और अब फिर ट्रांसफर की बात कही जा रही थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ट्रांसफर की बात नहीं की गई थी किसी तरीके से। बहुत सारे बयान आए, बहुत सारे बयान पलटे गए, इसीलिए यह मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो 3 जजों की एक पीठ जांच के लिए बनाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि उस जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। योगेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें वक्त दिया और इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डाला। बाकी दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।